मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति श्रीमान एल नरसिम्हा राव रेड्डी जी, श्रीमान कैलाश शर्मा जी, श्रीमान नरेंद्र भाई तनेजा जी, श्रीमान मुरली मनोहर जी और देश भर से हमारे विद्या भारती के उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़े कार्यकर्ता बंधु और बहनें, विगत 4-5 वर्षों से नई शिक्षा नीति के संबंध में एक अच्छी सघन और व्यापक चर्चा चल रही है। देश के सभी प्रांतों में ही नहीं, सभी बड़े शिक्षण संस्थानों से प्रतिनिधिगण इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। नई शिक्षा नीति क्या होगी, बड़ा भारी ड्राफ्ट उसका तैयार भी हुआ है और वो डिस्कशन के लिए भी ओपन है, खुला हुआ है। कुछ बातें धीरे धीरे उसमें निश्चित होती जा रही है। कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की शिक्षा नीति का स्वरूप भारत केंद्रित हो, भारत सेंट्रिक शिक्षा नीति बने और शिक्षा में जो भी कुछ आगे परिवर्तन हो, जुड़ाव हो, विकास हो, उसका जो मेन थ्रस्ट है वो भारत को केंद्र मान करके हो। ये बात सच है कि हमारा देश पिछले लगभग 1000 वर्षों से बड़े संघर्ष में व्यस्त था। 700-800 वर्षों का संघर्ष इस्लाम के आक्रमणकारियों के साथ, एक 200-250 वर्षों का संघर्ष ब्रिटिशर्स के साथ। कोई भी एक सम्यक समग्र ऐसी नीति बना पाना संभव ही नहीं था, बल्कि उल्टा हुआ। जो भी संस्थान थे वे बड़े बड़े संस्थान तो मुसलमानों ने नष्ट किए और बाद में जो ब्रिटिशर्स ने आकर के भारतीय शिक्षा का सर्वनाश किया वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सामान्यतः शिक्षा के कुछ मौलिक उद्देश्य तो रहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं और ये विश्वव्यापी है। हर देश चाहता है उसके देश के नागरिक अच्छे नागरिक बने और जो शिक्षा में ऐसा भी समावेश करते हैं कि वहाँ का बालक बालिका एक अच्छे कानून का पालन करने वाला, देश के नियम, संविधान, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, उसका सम्मान करने वाला एक अच्छा नागरिक आगे बढ़े, वो हमारे विद्यालयों से शिक्षित होकर के आगे आए। दूसरी बात यह रहती है कि कोई भी विद्यार्थी है वो क्षमतावान हो। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो क्वालिटी चाहिए वो इस बालक के अंदर चाहिए। वो अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे प्रोफेसर्स बने, साइंटिस्ट बने, अच्छे मैनेजर बने। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अच्छा क्वालिफाइड बालक आगे आकर के नेतृत्व करे, ये दूसरी बात रहती है। और तीसरी बात रहती है उस बालक का जीवन भी आनंदमय हो, शिक्षा ऐसी हो इस बालक का जो परिवार है, जीवन है, ये प्रसन्न रहे। शिक्षा कोई सी भी ले रहा है वो ऐसे मिलाकर के मोटा मोटा अगर 3 डायमेंशंस में हम देखें तो पहला एक अच्छा नागरिक बन जाए, नंबर 2 देश के लिए अच्छा क्वालिफाइड, अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल पर बड़ा विकसित और विद्वान बन जाए, क्षमतावान व्यक्ति बन जाए, और तीसरा कुल मिलाकर ये देश और समाज के लिए काम करता हुआ लेकिन इसका पारिवारिक जीवन आनंदमय, प्रसन्नमय हो। इसके साथ ये बातें तो कॉमन है, सारे दुनिया में हर देश चाहता है, लेकिन इसके बाद हर देश की कुछ अपनी विशेषताएं भी होती है। वहां की जमीन से जुड़ी हुई विशेषताएं होती हैं। बोलो अमेरिका है तो अमेरिका इन टोटलिटी में ये विचार जरूर करता है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न रहे, दुनिया में नंबर 1 GDP वाला हमारा देश रहे। तो उसका ये इकोनॉमिक सोच है और गहरा सोच है वो। कहीं से भी इकोनॉमी को अच्छी ग्रोथ मिल जाए, कहीं से भी अच्छे लोग अमेरिका में आ जाएं, तुरंत उनको बसाने की व्यवस्था भी करते हैं, इंडस्ट्रिस्ट आ जाएं, बसाने की व्यवस्था भी करते हैं।
और सैन्य शक्ति में दुनिया में नंबर 1 देश बना रहे। एक डोमिनेटिंग नेचर, एक मिलिट्री में एक अच्छा ताकतवर देश और इकोनॉमिकली बड़ा साउंड देश। जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी की एक विचारधारा रहती है हम दुनिया में कुछ स्पेशल है, हमारी जर्मन रेस जो है वो स्पेशल देश है, हम कुछ एक्सक्लूसिव है, हम दुनिया में सबसे अच्छा रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो उनका जो थ्रस्ट है, अपनी एक स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी है, और ये शोध में, रिसर्च के काम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जर्मन लोग थोड़ा आगे रहते हैं। ग्रीक लोग हैं तो उनका अलग टेंडेंसी है, अलग प्रकार का उनका कैरेक्टर, अलग प्रकार बिहेवियर है, कला प्रेमी है, आर्गुमेंटेटिव भी है, अच्छी मूर्तियां बनाएंगे, हर बात में अच्छी चर्चा करेंगे। वो अरिस्टोटल के, प्लेटो के उदाहरणों से कुछ लेते हैं। तो उनका देश जो है एक विशेषता को लेकर के है, इंटेलेक्चुअली वे डिबेट में तैयार रहते। अरब देश हैं, उनके अभी भी कबीलाई जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो परंपरा है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनका खान पान है, उनका कपड़ा है, रीति रिवाज है, दुनिया कहीं भी जाए उनको अपना पकड़ करके रखना। अच्छा, हर एक देश के अपने अपने कुछ प्रमुख बातें रहती हैं, उनको ध्यान में रख करके वो देश आगे बढ़ता है। और शिक्षा में इन बातों को हमेशा वो इंक्लूड करके आगे बढ़ता है। हमारे देश का भी कोई एक विचार है, हमारे देश का कोई इतिहास है, कोई परंपरा है, हमारे देश की कुछ विशेषताएं हैं, उनका हम क्या ध्यान रखते हैं इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है? वर्तमान परिदृश्य कहता है कि भारत में शिक्षा के संस्थान स्वतंत्रता के बाद बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। कितनी यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब देश स्वतंत्र हुआ है केवल 2 थी बस, BHU और AMU। बस संविधान जब बना है, देयर वर ओनली 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विच वर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दीज वर BHU एंड AMU। तीसरी यूनिवर्सिटी DU आई, बाकी सब स्टेट यूनिवर्सिटीज थी। अब देश भर में कितनी यूनिवर्सिटीज आ गई, कितने IITs आ गए, कितने NITs आ गए, एम्स आ गए, IIM आ गए, सैकड़ों और भी संस्थान खड़े हो गए, बड़े अच्छे रेपुटेशन के संस्थान हैं। और इसमें कहने में कोई दो मत नहीं कि हमारे देश के पढ़े हुए लड़के इन विषयों में दुनिया भर में कोई न कोई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान तो वे रखते हैं। तो इस दृष्टि से तो मन को संतोष होता है कि हमारे बच्चे दुनिया भर के किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़ी से बड़ी कंपनी में वहां अपना स्थान बना करके रखते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब अपने बच्चों को देखते हैं कि इन बच्चों के मन में भारत कहाँ है, वो अच्छा टेक्नोक्रेट है, अच्छा वो ITN है, अच्छा वो कंप्यूटर साइंसेज का एक्सपर्ट है, केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, इस स्किल में तो माहिर है, लेकिन उसके मन में भारत कहाँ है? पढ़ते पढ़ते 22, 24, 25, 26, 27 साल का, 28 साल का हुआ तो इसके मन में, हृदय में हमारा देश कहाँ बैठा, ये बड़ा संकट है। पढ़ते पढ़ते उसके मन में अपना गांव भी चला जाता है, अपना शहर भी चला जाता है। मेरे देश के नागरिक कैसे हैं, मेरे देश के नागरिकों की परेशानी क्या है, मेरे गांव की परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। जितना ऊंचा उठता चलता है, सामान्यतया, सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतया ऐसा देखने में आता है, वो अपने देश से, समाज से, विचार से धीरे धीरे कहीं दूर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे शिक्षा में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है देश के अलावा, देश को छोड़कर बहुत कुछ पढ़ाते हैं, देश नहीं पढ़ाते। इसकी शिक्षा का प्रावधान हमारे इस में कहाँ है? अपने देश की समस्याओं का अध्ययन करने का भी प्रावधान कहाँ है? ये भी बड़ी समस्या है।
और इसलिए भारत को जानने का मन इस बालक का बने, इसके लिए व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। मेरे देश का भूगोल कैसा है, मेरे देश की वनस्पतियां कैसी है, मेरे देश का इतिहास कैसा है, मेरे देश की परंपराएं कैसी हैं, मेरे देश के पुराने आध्यात्मिक लोग कैसे थे, हमारे वैज्ञानिक कैसे थे, संघर्ष कैसे हुआ, परंपराएं कैसे विकसित हमारे देश में हुई हैं, ये बताने वाला कोई सिस्टम दिखाई देता नहीं। दुनिया के सब देशों के बारे में हमको मालूम है। अमेरिका कब बना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस गया आगे अमेरिका में। यूके कब बना हमको मालूम है। रसिया कब बना हमको मालूम है। जर्मनी का, फ्रांस का, पोलैंड का, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, स्पेन, बल्गेरिया, सब देशों का इतिहास हमको मालूम है। उनकी जन्म कुंडली दुनिया को मालूम है। कब कैसे इन देशों का जन्म हुआ, भारत का जन्म कैसे हुआ, बड़ा कठिन प्रश्न है, बता पाना कठिन है। क्यों? देश इतना पुराना है। हमारे देश के जन्म के बारे में कोई भारतीय आसानी से बता भी नहीं सकता, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा देश है कैसा, मेरे देश के साहित्यकार कैसे थे, मेरे का पाणिनि कैसा था, व्याकरणाचार्य था, वो कैसा था। दुनिया के बड़े से बड़े ग्रामेरियंस जो हैं पाणिनि के बारे में कहते हैं कि इतना बड़ा व्याकरणाचार्य तो आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। कालिदास के बारे में कहते हैं इतना बड़ा नाटक लिखने वाला, ऐसी उपमा देने वाला कोई नाट्यकार कोई हुआ ही नहीं दुनिया में। भवभूति के बारे में, दंडी के बारे में, भारत के साहित्यकारों के संबंध में इतने आक्रमणों के बाद भी देश जिंदा है। क्यों जिंदा है, ये हमारा बालक नहीं जानता। आज दुनिया का कोई भी देश इतने आक्रमणों के बाद जिंदा रहा नहीं, मर गया, खत्म हो गया। 30, 40, 50, 60 वर्ष में देश समाप्त हो जाता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या, इसके नौजवान को अगर मान लो ब्रिटेन में जाए, वो जर्मनी जाए, अमेरिका जाए, अपने देश के बारे में वहाँ के लोग पूछें, अरे भाई तुम्हारा देश ये बताओ भाई 1000 साल लड़ा कैसे? दुनिया का कोई देश लड़ नहीं पाया, तुम्हारा देश लड़ा भी हो, सुरक्षित भी आज निकल करके आ गया, कैसे हुआ? तो हमारा देश का जो बालक है इधर उधर देखेगा, गूगल ढूंढेगा क्या हुआ था, मेरे को तो मालूम नहीं। इतना अज्ञानी अपने देश के संबंध में ये बालक खड़ा हो गया। इसको पूछे नागार्जुन कौन था, नागसेन कौन था, क्या सुघोष कौन था, वसुबंधु कौन था, संघमित्रा कौन थी, महेंद्र कौन था, नहीं बता पाएगा ये। कुछ छोटा मोटा किसी के बारे में गूगल ढूंढेगा, गूगल ढूंढ के बताता है, हाँ मैं बताता हूँ संघमित्रा कौन थी, कहां से आई थी ये लड़की। एक राज परिवार की राजकुमारी सारा राज वैभव छोड़ करके पैदल पैदल लंका चली गई, एक दर्शन के, एक विचार के प्रतिपादन के लिए चली गई। कौन था ये वसुबंधु, कौन था ये असंग, नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसको किसी ने बताया भी नहीं। जिन लोगों ने विश्वव्यापी काम किए, अपने देश के ऐसे विद्यार्थियों के बारे में कहा जाए कि विद्यार्थी थे, यहां पढ़ करके गए और विश्वव्यापी स्तर पर चले गए, नहीं बता पाएगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे देश का बालक एक वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन भारत को नहीं जानता। ये कैसे भारत को जाने, जब भारत को जानेगा ही नहीं तो इसकी अपनी भूमिका इस भारत के बारे में क्या है, ये बता पाना तो और भी कठिन काम है। हमारे देश की विशेषताएं क्या हैं, ये अगर से कोई पूछेगा तो और मुश्किल काम है। जैसे मैंने बताया ना, एक कंपैरेटिव स्टडी में मान लो दुनिया में लोगों ने पूछा भाई और देशों में भारत में अंतर क्या है, तुम बताओ सही जरा, तो बड़ा मुश्किल काम है। तुम भारत की विशेषताएं बताओ कुछ, तो कितना बता पाएगा, कहना मुश्किल काम है। कि हमारा देश कैसे 3000 साल तक वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट इकोनॉमी वाला रहा, लेकिन साथ साथ सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव वाला भी रहा। हमारा देश दुनिया का सबसे उदार देश था। हमारा देश, जो लोगों ने लिखा, हमारा देश अतिथियों का सत्कार करने वाला देश था। हमारा देश लुटेरे चोरों का देश नहीं था। हमारा देश हर संधि का पालन करता था।
हमारा देश दुनिया से विस्थापित होकर भगाए गए लोगों को शरण देता था आनंद से। हमारा देश और रिलीजन संप्रदाय को लेकर के ऐसे संघर्ष कभी नहीं किया। हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमारे देश ने दुनिया में कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। हमारे देश ने मनुष्यों का व्यापार नहीं किया, स्लेव नहीं बनाए। ये हमारा बालक बता पाएगा। हमारे देश की इतनी जो विविधताएं हैं, इतनी भाषा और बोली के बाद भी हमारा देश इंक्लूसिव है, एक है। संविधान ने भी 23-24 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना है, लेकिन 600 बोलियां हैं। आयरिश लोग आज यूके के साथ रहना नहीं चाहते। क्यों? आयरिश कहते हैं नहीं, हम आयरिश है, वी आर एक्सक्लूसिवली आयरिश। जो जर्मन कहता है वी आर एक्सक्लूसिवली जर्मन। फ्रेंच कहते हैं वी आर एक्सक्लूसिवली फ्रेंच। यूक्रेन में एक ग्रुप है छोटा, वो रशियन, वो कहता है वी आर रशियन, वी आर नॉट यूक्रेनियन। और यूक्रेन वाले भी कहते हैं ये रशियन लोग हैं। दुनिया में 2-3 भाषा मिलकर के रह नहीं सकती। भारत इतनी भाषाओं को लेकर के रहता है। यह भारतीयता है, यह भारतीयत्व है, ये इंक्लूसिवनेस है, सर्वजन समावेशी भाव है। यह हमारा बालक बता पाएगा ये बातें। हमारा अकेला देश है जो कोई भी काम करते समय विश्व कल्याण की भावना रखता है। जो काम विश्व कल्याण के लिए नहीं है, विश्व का अहित करता है, वो काम हमारा देश आज भी नहीं करता। ये भाव और किसी देश में? अमेरिका कह देगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब देश कह देंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं कह सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः कि हमारे देश का पेटेंट है। हमारे देश का हर बालक जो इस धरती पर पैदा हुआ विचार है, उसको मानता है, वो कहता है सर्वे भवन्तु। ये हमारी विशेषताएं। भारत में शिक्षा सदैव निःशुल्क रही अंग्रेजों के आने तक। दुनिया में मुझको मालूम नहीं कहाँ कहाँ शिक्षाएं निःशुल्क रही हैं। पहले 1000, 2000, 3000 वर्ष पहले भारत में शिक्षा निःशुल्क रही। और शिक्षा प्रदान करना ये समाज का काम था। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से भी मुक्त थी। किसी स्टेट के कंट्रोल में शिक्षा नहीं रहती थी। हमारा शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य था, सा विद्याया विमुक्तये। ये दुनिया में किसी देश का शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं, आज तक भी नहीं है। हम के सा विद्याया विमुक्तये, इसका मतलब क्या है? विद्या वो है जो बंधनों से मुक्त कर दे। बंधन क्या है अलग बात है, आज की चर्चा नहीं करते, लेकिन सच बात है विद्या वो है, शिक्षा वो है, ज्ञान वो है जो बंधनों से मुक्त कर दे, छोड़ दे। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है भारत में, वो दैट इज वैराग्यम। जितना ज्ञानी होता जाएगा सब छोड़ देगा। क्या दुनिया का कोई देश है इस लाइन? तो हमारी शिक्षा की भी विशेषता है। परम ज्ञानी होता है वो कालिदास बन जाता है, परम ज्ञानी होता है भवभूति दंडी बन जाता है, वो पाणिनि बन जाता है, साम्राज्य का मालिक भी बन जाता है, चंद्रगुप्त बन जाता है, लेकिन वैराग्य में चला जाता है, मुक्ति की साधना में चला जाता है। विद्या वही है, ज्ञान वही है, ज्ञान की पराकाष्ठा भी वही है जो मुक्ति की दिशा को स्पष्ट कर दे। हमारे देश ने जीव और जगत को देखने की दृष्टि दी है एक, और जीव और जगत को देखने की दृष्टि के कारण से हमारे देश का एक व्यू बना है। इसको हम कहते हैं व्यू ऑफ लाइफ है। हम जीवन को इस दृष्टि से देखते हैं, दुनिया को, विश्व को इस दृष्टि से देखते हैं। हमारी जीव और जगत को देखने की एक विशिष्ट दृष्टि है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम लोगों ने कभी भी भौतिक विजय को कभी भी महिमा मंडित नहीं किया, हमने आत्म विजय को महिमा मंडित किया है। और जो अंतिम उद्देश्य क्या है? ये निर्वाण है, मोक्ष है। आत्म विजय करते करते मोक्ष की ओर चले जाओ। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। हे प्रभु, मुझको ऐसा मुक्त कर दो जैसे कुमड़ा होता है ना, कुमड़ा होता है जो छोटा होता है तो पेड़ से बहुत ताकत से लगा रहता है, उसको हटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते।
लेकिन पक जाता है, चुपचाप धीरे से गिर जाता है। वो ये कहता है ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसमें बोलता है उर्वारुकमिव बंधनात्, ये बंधन जो है ये ऐसे ऐसे मेरे छूट जाएं, घर का, परिवार का, समाज का, मेरा पुत्र का, पुत्री का, व्यापार का, धन संपदा का, मकान का, वस्त्र का, इन सब से मुक्ति पा जाऊं। ये हमारे देश के जीवन की दृष्टि है, ये हमारे देश की विशेषताएं हैं, ये दुनिया से, विश्व से हमको अलग करती है। और इसलिए हमारा देश जो हम कहते हैं तो कुछ विशेषताओं को लेकर के खड़ा है। ये भारत है। भारत माने जमीन का एक टुकड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के मणिपुर तक, इतना ये भारत नहीं है, ये भूमि का टुकड़ा है केवल। यहाँ रहने वाला समाज जो है हजारों वर्षों से एक विशेष दर्शन, एक विशेष विचार, एक विशिष्ट जीवन का उद्देश्य उसको लेकर के विशेष जीवन की शैली इसके साथ खड़ा हुआ है। यह बड़ा प्रश्न है, क्या भारत की इस विशेषता को आज हमारे शिक्षा के संस्थान समझा पाने में सक्षम है? हम कहते हैं भारत केंद्रित शिक्षा। भारत केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? तो ये सब बातें जो मैंने लिस्ट बताई है, ऐसी और भी और अनेक बातें हैं। वो समय के अभाव में सब बातों को बता पाना संभव नहीं। हम कहते भारत केंद्रित माने ये सब आ जाएगा, हमारे जीवन की दृष्टि है। एक दिन मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो टूंडला नाम का स्टेशन है। एक सुबह 4:30 बज रहा था, मैं थोड़ा नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा, सुबह 4:30 बज रहा था। उस स्टेशन पर जो छत लगा हो, जो है ढांचा इस प्लेटफॉर्म का, बहुत चिड़िया बैठती है, हजारों चिड़िया बैठती है। तो सुबह का समय च इतना शोर मचा हुआ था। तो हमारे कंपार्टमेंट में 2 जर्मन भी थे, वो यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से आए रहे थे, तो वो भी नीचे उतर आए थे। और सर्दी का समय था, एक एक प्याला चाय कूलर में हम लोग पी रहे थे, वो भी पीने लगे। तो हमसे पूछते हैं सो मेनी बर्ड्स आर हियर। मैंने हाँ ऑफ कोर्स। तो उनको ये आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा समाज है, इतना सारा चिड़िया रहता है, इनको मार के खाता क्यों नहीं है? उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न था ये। इजीली अवेलेबल इतना बर्ड्स आपको है, इसके बाद भी आप इनको मार के खाते क्यों नहीं है? तो उसका प्रश्न जब मैंने सुना तो मुझको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चिड़िया सारा मार के खाने के लिए होता है क्या? वो एक जीवन की दृष्टि है। वो जीवन की दृष्टि जब मिजोरम में गई तो मिजोरम में चिड़िया गायब है। आज नागालैंड में चिड़िया गायब है, तो वहां से भारतीय दृष्टि गायब हुई। पहले जब भारतीय दृष्टि गायब हो जाती है तो जीव और जगत को देखने की दृष्टि भी चली जाती है। जो हमारे जीव और जगत को देखने की जो दृष्टि है, उसके पीछे का कारण क्या है? हम आंख से देखते हैं? नहीं, आंख से नहीं देखते। हम आंख के द्वारा देखते हैं। हम कान से सुनते हैं ना? कान से नहीं सुनते, हम कान के द्वारा सुनते हैं। कभी क्या, अभी एक दिन क्या हुआ कि हम कार से यात्रा कर रहे थे, तो एक सज्जन गाड़ी चला रहे थे, एकदम वो बातचीत में इतने भाव में डूब गए कि सामने वाली दूसरी कार उनको दिखाई नहीं दी। मैंने उनको जल्दी से हाथ मार, तो ब्रेक लगाओ। वो तुरंत हाँ गलती हो गई। आंख तो खुली है, दिखता नहीं। इसका मतलब आंख नहीं देखती है, आंख के पीछे कुछ और है जो देखता है। कभी कभी क्या होता है, बगल में कोई गाना बज रहा है, कोई सूचना हो रही है, हम सुनते नहीं, हम कहीं और चले जाते। कान है फिर भी सुनता नहीं। क्यों कान नहीं सुनता है? कान के द्वारा हम सुनते हैं। सुनने वाला सिस्टम कहीं दूसरा है, देखने वाला सिस्टम कहीं और है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी दृष्टि है, उस दृष्टि के पीछे कुछ और भी है, जिसके कारण से हमारी ये भारतीय दृष्टि बनी है।
हम महिला को भिन्न दृष्टि से देखते हैं, हम अर्थ को भिन्न दृष्टि से देखते हैं, बालक को भिन्न दृष्टि से देखते हैं, जीव और जगत को भिन्न दृष्टि से देखते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने की और व्यवहार करने की दृष्टि हमको मिली है, इसके पीछे कुछ और है, और जो है उसका नाम है अध्यात्म। इस अध्यात्म को लेकर के भारत खड़ा है। अगर भारत को भारतीयता के संक्षेप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पक्का मान लीजिए कि भारत की जो भारतीयता है उसकी जो अंतरात्मा है वो अध्यात्म है। वो अध्यात्म रहेगा तो दृष्टि वैसी रहेगी, अध्यात्म न रहेगा वो दृष्टि लुप्त हो जाएगी। मनुष्य रहेगा, स्थान भी वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, और दृष्टि लुप्त होते ही आचरण व्यवहार बदल जाता है। हमारे देश के लोगों का जो आचरण है, जो मैगजीन से पहले से लिख रहे हैं, हम लूटते नहीं, हमारे घरों में ताले नहीं लगते, हमारे घरों में अतिथि के आने पर सम्मान होता है। यह अध्यात्म पीछे है, उसके कारण से ऐसी दृष्टि हमारी बनी। तो जीवन का सारा आचरण उसके प्रकाश में है, उस अध्यात्म के प्रकाश में हमारा जीवन ऐसा बनता चला गया। और इसलिए हर एक बालक जो कहीं भी विकसित हो रहा था, चाहे घर में था, चाहे विद्यालय में था, चाहे गुरुकुल में था, चाहे गांव में था, चाहे नगर में था, उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि देने का विधिवत प्रयत्न था। वो घर से विकसित होती थी, बाहर भी विकसित होती थी, विद्यालय में होती थी, गुरुकुल में होती थी, और सारा समाज मिलकर के प्रयत्न करता था इस बालक के अंदर यह दृष्टि ठीक प्रकार से विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सब बातों की आत्माएं ध्यान में रखिए। विश्व में पहले वाइस चांसलर कौन हो गए अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो शौनक ऋषि है। महाभारत में पहले ही प्रश्न पर उनका वर्णन है। एक उल्लेख ऐसा आता है, शौनक ऋषि के जो बड़ा भारी गुरुकुल था उसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे। 10,000 बच्चों का गुरुकुल शौनक ऋषि के आश्रम में था, और एक कहा जाता है कुलपति के नाम से पहले व्यक्ति कहे जाते हैं। एक दिन जिज्ञासावश शौनक ऋषि अंगिरस के पास जाते हैं। अंगिरस और बड़ा विद्वान व्यक्ति है। अंगिरस जो है वो ऋग्वेद का ऋषि है, उनकी ऋचाएं हैं, आध्यात्मिक पुरुष है। तो शौनक ऋषि एक विशेष प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न सनातन है। शौनक ऋषि ने हजारों वर्ष पूर्व एक विशेष प्रश्न किया है, और प्रश्न करते अंगिरस से कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते। हे भगवान, हे प्रभु, वो कौन सी बात है जिसके जानने से कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। वो कौन सी चीज है, वो मास्टर की कौन सी है, वो कस्मिन नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे प्रभु, हे भगवान, आप हमको वो बात बतावें, वो कौन बात है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसके न जानने से सब कुछ जाना हुआ व्यर्थ हो जाता है। अगर वो नहीं है तो सब चीज जीरो, और वो है तो सब सफल। ये बड़ा विशिष्ट प्रश्न मुंडकोपनिषद में जो आया है, ये शौनक ऋषि अंगिरस से कहते हैं। अब चर्चा आगे चलती है, वो चर्चा में मैं गहराई में नहीं जाता, आप लोग जाइए। वो कौन सी बात है, तो शौनक ऋषि बाद में ये बताते हैं, देखो ध्यान में रखो, यदि आध्यात्मिक भाव प्रबल रहा, आध्यात्मिक भाव ठीक रहा, आध्यात्मिक दृष्टि बनी रही, तो सब कुछ जाना हुआ काम आ जाएगा। वो ठीक न रहा, वो न रहा, वो बिगड़ गया, वो न्यूनता में चला गया, सब कुछ जाना हुआ शून्य हो जाएगा। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, कितना सुंदर प्रश्न है, और आज भी कितना प्रासंगिक है।
वो कौन बात है जो हमारे आईआईटी के लड़के को जाननी चाहिए, जिसके जानने से सब कुछ पढ़ा हुआ इस देश के समाज के काम आएगा? वो कौन सी बात है न जानने से सब कुछ पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा? यह है भारतीयता, यह भारतीयत्व। ठीक वैसा ही प्रश्न एक बार और आया। जो श्वेत केतु जो है ये बड़ा लंबा अध्ययन करके गुरुकुल से घर में आया 2-3 दिन हो गए। माँ कहती है इसके पिता उद्दालक से, अब लड़के का विवाह देख लो भाई, इसका शादी वादी विवाह कर दिया जाए। तो पिताजी इसको बुलाते हैं, उद्दालक श्वेत केतु को बुलाता है, ए बेटा इधर आ, बैठ, क्या क्या पढ़ के आया तू? ये 11-12 वर्ष गुरुकुल में रह करके आया है। तो उल्टा जवाब देता है, प्रश्न करता है पिता से, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते पूछिए ना मेरे से, आप मैं सब बताऊंगा। पिता को धक्का लगा एकदम कि कैसा जवाब देता है ये। और तेरी इच्छा क्या है बेटा? शादी के बारे में, विवाह के बारे में क्या विचार करें? नहीं, अभी मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है। तो क्या इच्छा बता। मेरी इच्छा है जनक की सभा में जाकर एक बार सबको हरा करके आऊं। ये उत्तर सुनने के बाद उद्दालक जो है चिंतित हो गया। उद्दालक ने इसकी माँ को कहा, नहीं इसका विवाह नहीं करना, अभी ये विवाह के लायक नहीं है ये लड़का। माँ ने पूछा क्या हुआ? जो वेदांग सब मुखस्थ कंठस्थ करके आया, बड़ा अच्छा इसकी प्रशंसा है। नहीं, अहंकारी बहुत है ये, इसमें विनम्रता नहीं, इसमें शील नहीं आया। इतना अहंकार का बालक क्या करेगा? वापस भेजो इसको। और देखिए उद्दालक ने अपने इस बेटे को श्वेत केतु को वापस भेज, चल गुरुकुल जा, दोबारा जा। और यही ठीक प्रश्न यही दे दिया, अपने गुरु से पूछना वो कौन सी बात ऐसी है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, सार्थक होता है, और न जानने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसा ही प्रश्न दे दिया, जा। वो उसका गुरु समझ गया। बाद में गुरु उसको समझाता है, फिर कुछ वर्षों तक रखता है, इसकी घिसाई करता है और फिर समझाता, देख ये चैतन्य है, सर्वत्र है, तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर है, तत्वमसि। ये गाय के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, ये चिड़िया के अंदर भी है, कृषि करता है, खेती के अंदर भी है, ये नदी में भी है, कुएं में भी है, धरती में भी है, अड़ोसी में, पड़ोसी में। उस तत्व को तू जान, वो तत्व एक ही है, वो तेरे अंदर ही है, तत्वमसि। अब जो अनुभव करके आ रहा, कई साल इसको गुरुकुल में फिर रखा। अब आता है, इसके पिता पूछते हैं, बेटा क्या सीखा? एकदम विनम्र हो गया, कहता नहीं पिताजी अभी सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, विनम्र हो गया। ये अध्यात्म है। ये न रहा तो सब नष्ट, और ये रहा तो सब काम का हो जाता है। ये जो भावना है इसको हम कहते हैं भारतीयत्व। ये रहता है तो बालक शीलवान होता है, ये रहता है बालक चरित्रवान रहता है, ये है तो बालक प्रतिस्पर्धा में नहीं आता, सहयोगी भूमिका निर्वाह करता है। ये रहता है तो श्रद्धा, करुणा, प्रेम सब कुछ विकसित होता है। ये नहीं रहता है तो प्रतियोगी बनता है, बगल वाले के नंबर कैसे कम आए इसी जुगाड़ में रहता है, कैसे इसको न बताऊं इसी मन से रहता है, कैसे आगे बढ़ करके उस पोस्ट को पा जाऊं इसी में रहता है। विनम्रता, शालीनता, श्रद्धा, सहकार, सहयोग सब नष्ट हो जाता है एक अध्यात्म के चले जाने से, कुछ नहीं बचता। तो जो वर्च्यूज हैं, जो ऐसी भावनाएं हैं जो हृदय की गहराइयों को बढ़ाती हैं, इस अध्यात्म से आती है। और विज्ञान क्षमताओं का निर्माण करता है। जो भी शिक्षा आज की है वो आपकी कैपेसिटी तो बिल्ड करेगी, लेकिन क्या आपके अंदर की गहराई को बढ़ा देगी? आइंस्टीन कहता है साइंस कैन एनरिच द प्लूटोनियम वेदर इट कैन एनरिच द हार्ट्स ऑफ मैन। ये आइंस्टीन का प्रश्न है जो शाश्वत है। आइंस्टीन कहता है विज्ञान प्लूटोनियम का संशोधन कर सकता है, लेकिन क्या विज्ञान मनुष्य की हृदय की गहराइयों को बढ़ा सकता है? क्या मनुष्य के अंदर प्रेम, ममता, करुणा, दया, श्रद्धा ये विकसित कर सकता है? आइंस्टीन का प्रश्न शाश्वत है। आइंस्टीन कोई कम बड़ा वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन गीता पढ़ता है। वो वैज्ञानिक है लेकिन संगीत में रुचि लेता है।
अपने साथी वैज्ञानिकों को कहता है, ठीक है भाई, लैब में काम करो 10 घंटा, 2 घंटा इधर आओ, 2 घंटा इस प्रकृति को देखो, 2 घंटा सृष्टि को देखो, इस चिड़िया को देखो, उगते हुए वृक्ष को देखो, बढ़ती हुई फसल को देखो, दूध देती गाय को देखो, गाय के बच्चे को देखो, इस संगीत को देखो, सारी दुनिया के अंदर एकत्व को अनुभव करो, उसके साथ तुम हो। या आइंस्टीन बोलता है, श्लेगल यही बोलता है, बर्ट्रैंड रसेल यही बोलता है, बर्नर्ड शॉ यही बोलता है। तो दुनिया के आज कम से कम हजारों बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार आज इस बात को बोलते हैं कि सारी दुनिया ठीक है, क्षमता ठीक है, लेकिन अगर मनुष्य के हृदय की गहराइयों को न बढ़ाया तो क्या होगा? तो बर्ट्रैंड रसेल कहता है कि पढ़ते 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 व्यक्ति क्षमतावान हो रहा है, व्यक्ति सामर्थ्यवान हो रहा है, वह ज्ञानवान हो रहा है, नॉलेजेबल हो रहा है, कैपेसिटी वाला बन रहा है। आगे कहता है रसेल, ये अकेला है, बिल्कुल अकेला, इसके साथ अब कोई नहीं बचा। जितना ज़्यादा पढ़ गया, जितना ज़्यादा लौकिक जगत में विद्वान हो गया, जितना ज़्यादा धन कमाने वाला हो गया, दुनिया में उतना अकेला होता जा रहा है। और जैसे बिलियर्ड्स की गेंद है, ऐसा इसका स्वभाव हो गया है, आती हैं दो, टकरा करके दूर चली जाती हैं। मनुष्य का क्या हो गया जी शिक्षा में? ये रसेल का प्रश्न है। और यह मनुष्य की जो विनम्रता थी, शालीनता थी, उसके हृदय की गहराई थी, प्रेम था, करुणा था, ये चला गया। और इसलिए ये बात आज दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कवि सब ये कहते हैं, ये जो भाव है भारत के पास, और केवल भारत के पास ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो थोड़ा बहुत चाइना को भी बताते हैं कुछ लोग, क्यों बौद्ध मत है वहाँ, कन्फ्यूशियस वहाँ है, ताओ वहाँ है, वो भारत का ही विचार है लगभग। ये जो ईस्टर्न एशिया, विशेष रूप से भारत सेंट्रिक जो लोग हैं, यहाँ जो भाव है, ये भाव है जो दुनिया को बचा सकता है। जब हम कहते हैं भारत केंद्रित, तो इस शिक्षा में इस भारत का कहां भाव रहेगा, वो अपने को देखना है। हर विषय के साथ ये भाव जोड़िए, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, सब विद्याओं के अंदर में अध्यात्म नाम की विद्या में हूं, ध्यान में रखना। और सर्व विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या वो मैं हूं। वो धनुर्विद्या में भी अध्यात्म चाहिए, वो शिल्प कला में भी अध्यात्म चाहिए, संगीत में भी अध्यात्म चाहिए, व्यापार में भी अध्यात्म चाहिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य में अध्यात्म चाहिए। दुनिया की कोई विद्या ऐसी नहीं चाहिए जिसमें अध्यात्म न हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। और इसलिए हमारा जो शिक्षक है, अब ऑपरेटिव पार्ट जो है, सारी शिक्षा नीति का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो शिक्षक है। ये शिक्षक इस विद्या को, इस आध्यात्मिक भाव को कैसे नीचे पहुंचाता, ये प्रश्न है। और ये हमारा शिक्षक ये व्यापारी न बन जाए, हमारा शिक्षक केवल पैसा उधर न मुड़ जाए। ठीक है, जितना आवश्यक उतना धन संपदा उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन विद्या का विक्रय करना शुरू न कर दे। विद्या के बड़े बड़े व्यापारिक सेंटर खुल रहे, ये कितना बड़ा खतरा है आज। तो इस अपने यहाँ एक सुभाषित है, नाहम विद्या विक्रयम, वो शिक्षक कह रहा है, सनातन शिक्षक, न अहम विद्या विक्रयम, मैं विद्या विक्रय करने के लिए पैदा नहीं हुआ धरती पर। शासन सतेनापि करोमि, मेरे को सैकड़ों शासन क्यों ना मिल जाए, दुनिया का राज्य ही क्यों ना मुझको मिल जाए, न अहम विद्या विक्रयम, मैं विद्या की बिक्री नहीं करूंगा। ये भारत का सनातन शिक्षक है। वो शिक्षक वो है जो इस बालक के अंदर आध्यात्मिक भाव को लेकर के शिक्षा देता है। जो लौकिक बात तो पढ़ाएगा, लौकिक के साथ साथ इसका हृदय कुछ और बात ही पढ़ाता है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में पुस्तक का विमोचन था,
जो हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पठान साहब थे, मुस्लिम हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं भी मंच पर था। उन्होंने वर्णन किया एक गुरु का अपने का। बोले मेरे गुरु जो गाइड थे मेरे रिसर्च के, वे कुलकर्णी साहब थे, लेकिन जब मेरी थीसिस पूरी होने को वे रिटायर हो गए और गांव में चले गए। गांव में जाने के बाद बीमार हो गए, लौट करके नहीं आए, गांव में ही थे। फिर मैं ही गांव में चला गया उनके में। एक बगल के कस्बे में रहता था, सुबह 9-10 बजे उनके घर पहुंच जाता था, 4-5 बजे एक देखते थे 5-6 घंटा, फिर वापस कस्बे में मैं आकर के होटल में रुक जाता था। तो एक दिन 2-3 दिन हो गया तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्यों पठान तुम कहाँ रहते, कहाँ से आते हो तुम? बोले कस्बे में रहता हूँ, पास में ही है, 2-3-4 किलोमीटर दूर है। क्यों वहाँ क्यों रहता है तू? मेरे कमरे में ऊपर रहना। गांव के अंदर एक मकान था उनका बड़ा, ऊपर कमरे में रहो, कल जाओ सामान लेके आना, ऊपर रहना। कुलकर्णी साहब ब्राह्मण परिवार के थे, मैं मुसलमान था। उन्होंने अपना कमरा खाली कराया, अच्छा कमरा व्यवस्थित सब दे दिया, मैं वहीं रहा। 15-20 दिन में वहीं रहा, वहीं भोजन, वहीं जलपान, वहीं स्नान, वहीं रहना। और वो 6-7-8 घंटा मेरा पूरा देखते थे, बीमार थे, पूरा देखे। ऐसा बताते बताते पठान साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले वे मेरे गाइड थे, मेरे प्रोफेसर थे, अस्वस्थ थे। उनका घर परंपरागत रूप से ब्राह्मण परिवार था, लेकिन मैं उनका शिष्य था। उन्होंने परिवार में कहा, देखो ये लड़का मुसलमान जरूर है, लेकिन कोई भी भेदभाव तुम लोग नहीं करना, ये मेरा शिष्य है। तो पूरा परिवार मेरे साथ परिवार की तरह रहता था। उनका ये एक हिंदू परिवार है, जो हिंदू परंपरा है। शिक्षक अपने बालक को अर्थात अपने शिष्य को कैसे रखता है, कैसे पढ़ाता है, ये आध्यात्मिक भाव नहीं होगा तो इतनी आत्मीयता से नहीं पढ़ा सकता। तो शिक्षक के अंदर आध्यात्मिक भाव हो, ये आवश्यक है। आध्यात्मिक भाव होने से बॉटनी भी ठीक पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी ठीक पढ़ाता है। आध्यात्मिक भाव होना चाहिए। मैंने एक बार कभी एक उदाहरण दिया था, एक एन.आर. धर साहब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इनकी क्लास में एक आत्माराम नाम के बालक पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो अच्छे थे पढ़ने में आत्माराम। तो एक दिन ये घूमते घूमते एन.आर. धर, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार वैज्ञानिक थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, आत्माराम के घर पहुंच गए, मतलब रूम पर पहुंच गए, हॉस्टल में। देखा आत्माराम अपना स्टोव पर खाना बना रहे हैं। तो स्टोव पर खाना क्यों बनाता है तू भाई? सर क्या बताएं, थोड़ा सा मेरे घर की स्थिति तो ऐसी है, घर से मैं ले आता हूँ चावल, 1-2 आने 4 आने का मिट्टी का तेल, मेरा खाना बन जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम बंद करो सब, मैस पे खाना खाओ। उन्होंने अपना पर्स खोला और आगे के 3-4 महीने के खाने के पैसे मेरे जेब में रख करके चले गए। ये बंद करो, पूरा समय पढ़ाई में लगाओ। वो आत्माराम बड़े साइंटिस्ट बने। गूगल पर उनका अभी भी बायोग्राफी आप पढ़िए, वो लिखेंगे वे मेरे शिक्षक थे, डॉक्टर एन.आर. धर। लेकिन मेरे प्रति कितना प्रेम उनका, मेरे कमरे पर आकर के मेरे आगे के महीनों का खर्चा मेरी जेब में रख करके चले गए। मन लगा कि पढ़ाई करो। ये आध्यात्मिक भाव है। ऐसे हजारों उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे जहां जहां ऐसे अध्यापक है। आध्यात्मिक भाव विषय देख करके नहीं, हर विषय में। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, आत्माराम जी को यही घटना याद है। केमिस्ट्री के इक्वेशन कैसे पढ़े वो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में नहीं डाला। मेरा अध्यापक कैसा था, मेरा टीचर कैसा था, मेरा गुरु कैसा था, उसके अंदर करुणा कैसी थी, प्रेम कैसा था, मेरे पे ममता कैसी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं विश्वविद्यालय वो है जहां पर सारा विश्व एक हो जाता है। यत्र विश्वम भवत एक नीडम, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए, बच्चे प्रेम से रहें, दुनिया भर के बच्चे प्रेम से रहें। जर्मनी का है, फ्रांस का है, चाइना का है, इनमें आत्मीयता चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव चाहिए। हमारे विद्यालय बच्चों के अंदर इतना प्रेम, इतनी मानवता विकसित करने में सक्षम हो पा रहे हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न है। हम कहते हैं भारतीयता लाएंगे अपने सारे उसमें, भारतीयता है क्या? हमारे विषय में भारतीयता का मतलब क्या है? हमारा संविधान बना और संविधान बना तो सब कहते हैं भारतीय संविधान है, भारत का संविधान है। ये सच बात है, भारत का संविधान है।
भारत का संविधान तो है, भारतीय है कि नहीं? अब एक दिन डिबेट चल रहा था, सब लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो चर्चा चली। पूरा पश्चिम का जो इवोल्यूशन संविधानों का हुआ है वो अधिकार केंद्रित हुआ है। महिलाओं के अधिकार नहीं थे, महिलाओं ने अधिकार मांगा, मिला। दास गुलामों के अधिकार नहीं थे, कॉलोनीज थी, उनके अधिकार नहीं थे। धीरे धीरे अधिकार मांगे गए, अधिकार नहीं थे, इसलिए राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में आए। भारत में अधिकार की बात ही नहीं है कहीं पर। किसी भी ग्रंथ में आप अधिकार की बात दिखाइए, वेद में, पुराण में, गीता में, उपनिषद में, पिटकों में, आगम ग्रंथों में अधिकार, पत्नी के अधिकार ये है, पति के अधिकार ये है, शिक्षक का अधिकार, बच्चे का अधिकार, माता का अधिकार, पिता का अधिकार, राजा का अधिकार, किसी का अधिकार, कोई चर्चा ही नहीं है। नो वेयर। मैं यू कैन नॉट ट्रेस ए सिंगल लाइन फॉर आवर राइट्स। सारा संविधान अधिकार को केंद्र मान करके आ गया, कर्तव्यों की जिक्र ही नहीं है। गांधी जी कहते हैं तुम्हारे अधिकार तुम्हारे कर्तव्यों के अंदर निहित है, ध्यान रखो। गांधी जी को एक ने पूछा, भारत में अधिकारों की चर्चा कहीं नहीं होती है? नहीं होती है, सच बात है। हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों के अंदर निहित है। मेरी प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, पिताजी मुझको क्या देंगे, ये इसके ऊपर निर्भर है मैं कितना यहां सेवा करता हूं। और स्वाभाविक है, सेवा करूंगा मुझको मिल जाएगी प्रॉपर्टी, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगी। और इसलिए सारा संविधान बन गया अधिकार केंद्रित। तो जो अधिकार केंद्रित संविधान बन जाता है, मेरा अधिकार, तो इसको एनफोर्स करने के लिए थर्ड पार्टी चाहिए, वो न्यायालय आ गया। बस ये अधिकार मांगता है, वो देता नहीं, एक कागज दूसरा कागज, चौथी पार्टी वकील आ गया। तो लोगों को पहली बार ये ध्यान में आ रहा है ये संविधान बन गया अधिकार केंद्रित, और संविधान में दायित्व बोध की बात ही नहीं है कहीं, कर्तव्य बोध है ही नहीं कि बच्चों के कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, पड़ोसी का कर्तव्य क्या है, इस पर एक अध्याय भी नहीं है कहीं संविधान में। हमारा समाज था परिवार केंद्रित, संविधान आ गया व्यक्ति केंद्रित, परिवार की चर्चा ही नहीं है। हमारे समाज में प्रायश्चित एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये बच्चे से गलती हो गई, कान पकड़ो, 2 थप्पड़ लगाओ, बैठक लगा, दूर जाओ। ये संविधान में कहीं है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ में, सीआरपीसी में प्रायश्चित शब्द ही नहीं है। कैसे कानून चलेगा भाई? चल रहा है, करोड़ों केस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान भारतीय भावनाओं के आधार पर बढ़ा हुआ नहीं था। और इसलिए अब मैं संविधान की बात छोड़ दीजिए, अब हर एक सब्जेक्ट में, हर एक डिसिप्लिन में अपने को देखना है वहाँ भारतीय भाव कैसे प्रकट हो, भारतीय दर्शन कैसे प्रकट हो, हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने किया क्या है, कैसे किया है, उसका आदर्श क्या है। एक बड़े शिक्षाविद हो गए डॉक्टर संपूर्णानंद जी, वे मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, राज्यपाल भी थे, अच्छे लेखक थे। वो कहते हैं भारत का संविधान जिन्होंने बनाया वो बड़े मेहनत से बनाया है, बहुत परिश्रम से बनाया, सब लोग बहुत अच्छे विद्वान लोग थे। लेकिन मुझको देख करके आश्चर्य होता है, इतना बड़ा संविधान जिन संविधान निर्माताओं ने बनाया वो किसके लिए बनाया था? देश के लिए बनाया। देश के बारे में एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा है। ये संपूर्ण नहीं लिख रहे हैं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। संपूर्ण लिखते हैं इतना बड़ा संविधान जो बना किसके लिए बना? राष्ट्र के लिए बना। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का दर्शन क्या है, राष्ट्र की आत्मा क्या है, सुरक्षित रखना क्या है, हमारा भवितव्य क्या है, हमारे राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्र का इतिहास क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इसके बारे में संविधान मौन हो गया। एक पैराग्राफ भी इसके बारे में नहीं लिखा गया। ये संपूर्ण लिखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। आगे लिखते हैं शिक्षा का दर्शन वही होता है जो किसी राष्ट्र का दर्शन होता है। शिक्षा का दर्शन और राष्ट्र का दर्शन कभी भी दो नहीं होते, ध्यान में रखिए। लेकिन हमारा तो राष्ट्र का दर्शन ही लुप्त है। ये संपूर्णानंद जी के लेख है।
शिक्षा पर उनके कई लेख हैं, आप पढ़िए। संबोधन कहते हैं हमारा संविधान राष्ट्र के दर्शन पर शांत जैसा हो गया, बोला ही नहीं। तो जिस राष्ट्र का दर्शन ही नहीं था, शिक्षा का दर्शन क्या होता, इसलिए हमारे देश की शिक्षा का कोई दर्शन नहीं बन सका। बड़े बड़े भवन बने, बड़े बड़े विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बने, बड़े बड़े संस्थान बने, अध्यापक रखे, वाइस चांसलर रखे, प्रोफेसर रखे, डिपार्टमेंट्स खुले, पाठ्यक्रम बने, लेकिन गंगा गंगोत्री में ही सूख गई, पिंजरा रह गया, पक्षी उड़ गया। ये उन्हीं का वाक्य है। शंभूलाल जी लिखते हैं बड़े बड़े भवन हैं, पिंजरे की तरह खड़े हैं, पक्षी उड़ गया, शिक्षा की आत्मा निकल गई, गंगोत्री में ही गंगा सूख गई, शिक्षा की ऐसी दुर्गति हुई। ये शंभूलाल जी ने लिखा है। अर्थात हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा का जो दर्शन व्यवस्थित रूप से स्पष्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और चूंकि से राष्ट्र का दर्शन स्पष्ट नहीं था, शिक्षा का दर्शन भी स्पष्ट नहीं हुआ। और इसलिए वो जिम्मेदारी आज हमारे आपके ऊपर आई है, कैसे हम राष्ट्र का दर्शन अच्छा करें, उस राष्ट्र के दर्शन को अच्छे से समझें, हमारे विद्यार्थी समझें, हमारे अध्यापक प्राध्यापक समझें, और किस प्रकार, किस नीति से, किस रीति से उन बच्चों के मन में इसको स्थापित कर सके। ये बड़ा काम है और ये सोचना पड़ेगा। ये ठीक है, बड़ा गैप आया है बीच में, आज ये स्पष्ट करना भी मुश्किल है कि अध्यात्म लाने के लिए करना क्या होगा, लेकिन हर एक विभाग के प्रत्येक अध्यापक को, हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, वहाँ के सारे स्टाफ को मिल करके, बैठ करके और व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का विचार करना पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा में भारतीय तत्व यदि लाना है, करना क्या है, आचरण कैसा होगा। पाठ्यक्रम जो है वो ठीक है, अरे फिजिक्स तो दुनिया में कहीं जाइए एक ही सी पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स एक ही सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सब चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सी, आज गूगल खोलिए मिल जाएगा। लेकिन भारतीय भाव जो है, भारतीयत्व जो है, भारत का दर्शन है, एक विचार है, वो अध्यात्म है। और इसलिए अध्यात्म और ये वर्ल्डली एजुकेशन दोनों का सिंथेसिस अच्छा हो जाए, दोनों का मेल मिलाप अच्छा हो जाए, एक अच्छा सर्वांग पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण हो जाए, जिसके हृदय में अध्यात्म है, मस्तिष्क में लौकिक उन्नति के लिए सारी विद्याएं हैं, वो मनुष्य निर्माण करने का काम केवल और केवल भारत ही कर सकता है। यह जिम्मेदारी हमारे पास है। इसलिए नई शिक्षा नीति में जो बात है भारत केंद्रित, उसका अर्थ यह है हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट में हम ऐसा शिक्षा का विषय पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक आध्यात्मिक भाव से इतने ओतप्रोत होंगे, विषय कोई सा भी है, बच्चे के अंदर अध्यात्म का भाव आना चाहिए, यह प्रमुख है। तब उसकी जीवन दृष्टि बदलती है, जीव जगत को देखने का तरीका बदलता है, उसका आचरण, स्वभाव और व्यवहार बदलता है, तब विश्व को कुछ देने के लायक भारत बन सकेगा। मैं समझता हूँ इस भारत की जो नई शिक्षा नीति है, उसके पीछे का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यह है, मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। नमस्कार।